हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सिखा दिया एज नो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड की ये बुक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 16 चैप्टर हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 17 आज हम इसका पढ़ने वाले हैं। बुक जो है ये एनसीईआरटी की साइंस की बुक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज जनरल साइंस में आपके सब जगह काम आती है। तारे एवं सौर परिवार यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से तारे क्यों चमकते हैं और सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। तो ये सब जानकारी हम यहाँ पर इसमें लेंगे। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन से थे? प्रदीप्त पिंड वे पिंड थे जो दूसरों के प्रकाश से चमकते थे। ठीक है, चंद्रमा है, चंद्रमा दूसरों के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंड जो है वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड ये कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन हमको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में यहाँ पर हम कहेंगे कि खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? खगोलिकी यहाँ पर कहलाती है। तो इस खगोलिकी का अध्ययन भारत के जो इतिहास में है वो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है और इनकी सहायता से पंचांग और कैलेंडर का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। चंद्रमा की बात करें यहाँ पर, तो चंद्रमा में हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। एक बात तो ये। दूसरा, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, यानी 16 दिन अलग अलग तरीके से वो दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा वाली जो आकृति यहाँ पर बनती है। ठीक है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चक्रिका उसकी पूर्ण गोला दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग हटता जाता है और 15वें दिन चंद्रमा क्या है जो दिखाई नहीं देता। तो ऐसा जो दिन है वो हमारा क्या कहलाता है? अमावस्या का दिन यहाँ पर कहलाता है। अगले दिन चंद्रमा का एक बहुत छोटा सा भाग दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? बाल चंद्र कहते हैं। तो बाल चंद्र कब दिखाई देता है? अमावस्या के बाद बाल चंद्र दिखाई देता है, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो अमावस्या के दिन जो दूसरा दिन आता है उसके दिन क्या होता है कि चंद्रमा का एक बहुत छोटा भाग दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाल चंद्र यहाँ पर कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और 15वें दिन एक बार फिर पूरा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पंचांग में चंद्रमा की 16 कलाओं को यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसे कि हमारे जो जितने भी फेस्टिवल आते हैं भारतीय पंचांग में वो सब तिथि के हिसाब से ही आते हैं। तो हम उसी से डिसाइड करते हैं। जैसे दिवाली जो है अमावस्या को मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर आती है, महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है, बाल चंद्र जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अमावस्या के दूसरे दिन यहाँ पर ईद उल फितर बनाया जाता है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की अवधि जो होती है वो 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इसे हम एक अवधि को एक माह कह देते हैं। तो पुराने पंचांग में क्या होता था कि जो अवधि होती थी ये 29 दिन की होती थी। ठीक है, तो अब उसके अलावा फिर अब अंग्रेजी महीनों में तो अब मानने लगे हैं ये 30 दिन। बाकी पहले फिर क्या करते थे कि यही 365 दिन का एक पूरा साल होता था। और उसके अंदर फिर ये क्या कर लेते थे कि जैसे तिथि के हिसाब से ये पंचांग चलते थे। तो ये लोग जिस महीने में जैसे कोई दिन अगर घटाना है तो उसे कहते थे तिथि तोड़ देते थे। ठीक है, तिथि तोड़ना जिसको कहते थे। और अगर किसी महीने में दिन बढ़ेगा तो उसे क्या कहते थे? तिथि बढ़ाना, यानी ये चीज बढ़ गई, ये दिन 2 हो गए और ये दिन टूट गया। ये आपने आपके जनरल लाइफ में भी सुना होगा। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन थी वो बहुत पहले ही हमारी बहुत सटीक थी पंचांग में। और उसके बहुत सालों बाद में ये तो कैलेंडर वगैरह यहाँ पर बनने लगे और 30 दिन और 31 दिन और 29 दिन ये सब हमने यहाँ पर डिसाइड किया। तो इन लोगों ने जो फरवरी में 29 दिन डाले वो इसलिए डाले कि ये जो 29 दिन होते हैं भाई ये 2 दिन यहाँ पर क्यों घटा है। तो हमारे पंचांग में उसको क्या कर लेते हैं, तिथि जो है वो जोड़ तोड़ के हिसाब से ये लोग एडजस्ट इन्होंने कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतीय पंचांग की और भारतीय कैलकुलेशन की।
सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण ही चंद्रमा यहाँ पर दिखाई हमको देता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी से ही हमें चंद्रमा यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम गेम खेलकर ये चंद्रमा की कलाएं यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्थिति आपकी है, ये कौन सी स्थिति है? ये अमावस्या की स्थिति है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा दिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ इसे हम कह सकते हैं बालचंद्र की ये स्थिति है। ये जो स्थिति है आपकी, ये पूर्णिमा की स्थिति है, ठीक है। और पूर्णिमा से वापस फिर क्या आ गई? अमावस्या आ गई। तो ये इस तरीके से 16 काउंटिंग इसकी चलती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा, और पृथ्वी सहित ही करता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और पृथ्वी भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी रुकी हुई है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। क्या आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं और इन चीजों को हम देख सकते हैं। ये जो सापेक्ष स्थितियां होती है सूर्य, चंद्र, पृथ्वी की, इसमें हम ग्रहण की बात भी करते हैं कि जो ग्रहण होता है उसमें कौन कौन सी स्थितियां यहाँ पर बनती है। धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचकर आप इसके केंद्र में खड़े हो और उसकी परिक्रमा करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है? आपका कहानी कविताओं में तो आपने चंद्रमा बहुत अच्छा सुना है, मगर एग्जैक्टली चंद्रमा का जो पृष्ठ है वो धूल भरा है, निर्जन है, ठीक है। उसमें विभिन्न आमापों के यानी विभिन्न भिन्न साइज के गर्त यानी खड्डे हैं। तो यहाँ बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत सारे ऊंचे पहाड़ हैं और पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है कुछ जो पहाड़ है वहां के। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है, और इसलिए चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना यहाँ पर जताई नहीं जा सकती। इसके बाद हम देख सकते हैं कि चंद्रमा पर क्या हम ध्वनि सुन सकते हैं क्या? क्योंकि ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर चंद्रमा पर जो है कोई माध्यम ही नहीं है, तो फिर वहां पर ध्वनि कैसे गमन करेगी? इसलिए हम चंद्रमा पर ध्वनि को नहीं सुन सकते। इसके बाद 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। उनके बाद एडविन एल्ड्रिड चंद्रमा पर उतरे थे। तो इस तरीके से ये चंद्रमा का आपने पढ़ा है। अब तारों की बात करें तो तारे जो हैं यहाँ पर हमें चमकीले दिखाई देते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं तारे क्या है? अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, इसलिए तारे कौन से पिंड कहलाएंगे? तारे आपके दीप्त पिंड यहाँ पर कहलाएंगे। आपके पास फुटबॉल रखी है और 100 मीटर की दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होगी? जो पास की चीज है वो बड़ी लगेगी। तो सूर्य क्या है? हमारे थोड़ा पास है कंपेरेटिवली तारों के। तारों की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक होने के कारण ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पर दूर है। सूर्य के पश्चात जो दूसरा निकटतम तारा हमारा आता है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी यहाँ पर देख लीजिए आपकी 40 करोड़ किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? तो लिटरली देखा जाए तो मैंने भी अंदाजे से बोली है, कैलकुलेशन मैंने इसमें नहीं की है कि ये कितना किलोमीटर है। मैंने एक गैस लगाया कि 15 किलोमीटर का दिया है, तो यहाँ 40 करोड़ किलोमीटर ऐसा होगा, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इतनी अधिक दूरियों को किसमें नापते हैं? फिर इतनी अधिक दूरियों को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। तो आपका जो सवाल यहाँ से बनता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि समय का मात्रक है, ठीक है। समय का मात्रक नहीं है, इसमें वर्ष लग रहा है तो आप इसे समय का मात्रक न माने। और ये दिन का मात्रक भी नहीं है। ये किसका मात्रक है? आप कहो दिन का मात्रक है, जी बिल्कुल, ये दिन का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी चली जाती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर ये चलता है।
तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। ठीक है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितना है? 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंचुरी की दूरी कितनी हो गई? 4.3 प्रकाश वर्ष यह दूर है। तो यहाँ हम देखें कि अब आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 4.3 लिखा है, तो ये चीज पास में, ऐसा नहीं है। यूनिट में देखिए कि यहाँ प्रकाश मिनट लिखा है और यहाँ प्रकाश वर्ष लिखा है। ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि यहाँ प्रकाश मिनट लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? प्रकाश वर्ष लिखा है। ये हमें यहाँ पर देखना है। तो ये जो दूरी है ये इंपॉर्टेंट है। यदि तारों का प्रकाश हमारे पास पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, हम रात के समय ही तारे हमें क्यों दिखाई देते हैं? दिन के समय क्या होता है, तारे दिन में भी होते हैं, मगर सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर इतनी तेज गति से पड़ती है कि उसकी वजह से हमें दिन में वो तारे दिखाई नहीं देते। और चूंकि सूर्य की रोशनी फिर रात्रि में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में पड़ती है, तो जिस हिस्से में अंधेरा होता है उस हिस्से में फिर हमें तारे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ जो तारे हैं वो किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी की जो गति है वो क्या है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसलिए तारे जो है हमें उल्टी दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये एक तरीके से सापेक्ष गति का यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, ये यहाँ पर सापेक्ष गति का उदाहरण है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो हमें पूर्व में उदय होता क्यों दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो और ये जो पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो घूर्णन करने की गति है वो क्या कहलाती है? इसकी परिभ्रमण गति कहलाती है। और जो परिक्रमा लगाती है ये सूर्य के चारों ओर, ये गति इसकी कौन सी कहलाती है? ये इसकी परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण, ये चीज यहाँ पर साथ में हम पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ डाला गया है कि आकाश में एक तारा ऐसा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, तो उसकी दूरी जो है हमारी पृथ्वी के ध्रुव पर है। ठीक है, कहाँ पर है वो? ध्रुव पर है। क्योंकि ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता हुआ प्रतीत हमें नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल सेंटर पर स्थित है, इसलिए हमें इसकी डायरेक्शन चेंज होती नजर नहीं आती है। तो ये एक आप देख सकते हैं कि कौन से तारे की गति चेंज नहीं होती है, तो ध्रुव तारे की जो गति है वो चेंज नहीं होती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल इनको कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की। तारामंडल की आकृतियां उन व्यक्तियों को सुपरिचित व्यक्तियों के सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो है हमें जो जनरली जो दिखाई देता है वो ही होता है ये आपने भी देखा होगा कि जो है आपकी चारपाई है और इसके साथ में पूंछ जो है ये काइट की एक पूंछ लगी हुई है। तो ये जो तारामंडल है आपका, ये कौन सा है? ग्रेट बियर तारामंडल है। सबसे ज्यादा हमें बड़ी आसानी से दिखाई देता है, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं। उसके बाद ये जो शेप है आपका, ये है ओरायन। ठीक है, ये शेप आपका कौन सा है? ओरायन का है, जिसमें ये कोई आदमी लड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पर कैसियोपिया, फिर है उसके बाद में लियो मेजर। तो ये कुछ तरीके के तारामंडल की शेप है यहाँ पर जो आपको दिखाई देते हैं। सप्तऋषि का जैसे मैंने कहा कि ग्रेट बियर जो है आपका वो सप्तऋषि है हमारे सामान्य बोलचाल में, जिसमें हमने माना था कि 7 ऋषियों का ये तारामंडल है और इसमें
सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगरिक, अत्रि, ऋतु, पुलह और पुलस्त्य। तो ये आपके 7 ऋषियों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, इस तारामंडल को बिग डीपर या ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि मंडल के अन्य कौन से नाम है? तो बिग डीपर है, ग्रेट बियर है और अर्सा मेजर है। ठीक है, इस तारामंडल को किस किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि मंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर और अर्सा मेजर। ठीक है, इसमें 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। इसमें एक ऐसा चिन्ह होता है कि एक तो पतंग है, उसके पीछे पूंछ लटकी हुई है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कलछी जो आपके पूड़ी या कचौरी निकालने की जो होती है, उस तरीके का ये एक तरीके से जार जैसा इसमें शेप आता है। तो इस तरीके की, इसके अलावा बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा में हमें दिखाई देता है, और क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के सेंटर पे होता है, तो इस तरीके से यह हमें घूमता हुआ भी दिखाई नहीं देता। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है। इसमें ध्रुव तारे की दिशा यहाँ देखी हुई है कि ध्रुव तारे की दिशा किस तरीके से मेजर करते हैं कि आपके जो चारपाई की 4 पैर हैं, इसके आगे के जो 2 तारे हैं, उसके एकदम स्ट्रेट लाइन में जो आगे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वो जो है आपका तारा कौन सा कहलाता है? ध्रुव तारा कहलाता है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सप्तऋषि मंडल है, ये सप्तऋषि मंडल कौन से तारों के चारों ओर चक्कर काटता है? तो ये काटता है आपका जो ध्रुव तारा है, उसके चारों ओर सप्तऋषि मंडल चक्कर काट रहा है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप है वो ये देखिए कि ध्रुव तारा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते, यानी जो सप्तऋषि मंडल है वो भी दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देते। कि ध्रुव तारा जो है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध के ऊपर एकदम सेंटर में यहाँ पर स्थित होता है, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट के यहाँ पर, इसलिए वो दक्षिणी गोलार्ध से आपको दिखाई नहीं देता है। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। कौन सा? ओरायन। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट के रूप में निरूपित होते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो पिक है आपके सामने, ये कौन सी पिक है? ये है आपकी ओरायन की पिक, यहाँ पर दी हुई है। शिकारी की तरह ये होता है। 3 तारे बेल्ट के रूप में है, और बाकी ये जो 3 तारे हैं ये एक तरीके से चतुर्भुज का निर्माण करते हैं इसके चारों तरफ। यहाँ ये जो ओरायन है ये आपको सीरियस की स्थिति ढूंढने में हेल्प करता है। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस यानी लुब्धक है, जो कि ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना करें, और इसके अनुदिश अगर पूर्व दिशा की ओर हम देखते हैं तो इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है, और ये तारा आपका कौन सा है? सीरियस वो तारा है। ये जो चीज है ये ओरायन है। तो ओरायन से हमें किस चीज का पता चला है? सीरियस तारे का पता चला है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया। ठीक है, यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है।
यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े विकृत रूप जैसा हमें दिखाई देता है। कौन सा? कैसियोपिया, जो कि W या M जैसा हमको दिखाई देता है। किसी तारामंडल में केवल 5 या 10 तारे ही नहीं होते, इनमें बहुत सारे तारे होते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है, वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं है, वे आकाश में केवल एक दृश्य रेखा में है। सौर परिवार की अगर हम बात करें, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य भी, जो पृथ्वी है, सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है और यह क्या है? एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का जो क्रम है आपका, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपका यहाँ सन है, फिर उसके बाद में बुध, शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, देन यूरेनस और नेपच्यून आपका आता है। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध सूर्य के निकट है बहुत अधिक, अतः यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। सौर परिवार का योजनाबद्ध दृश्य यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, और सौर परिवार में पहले 9 ग्रह माने जाते थे, तो प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार जो प्लूटो है वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता और अब ये सौर परिवार का ग्रह नहीं है। यानी सौर परिवार में अब कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं और सूर्य उनके केंद्र में है। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही है। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रह में भेद कर सकते हैं? तारे जो होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, मगर ग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से या उस तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पथ को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। यानी परिक्रमा पूरी करने में जो टाइम लगा उसे परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे सूर्य यहाँ पर है, यदि यहाँ कोई अगर इसकी परिक्रमा कर रहा है, जैसे बुध है, तो उसका परिक्रमण काल कम होगा। जबकि प्लूटो की बात करें तो यह सूर्य से बहुत अधिक दूर है, तो इसका परिक्रमण काल बहुत ज्यादा होगा। सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों में टक्कर इसलिए नहीं होती क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में गति करते हैं। ये चीज हम देख सकते हैं। अपनी अपनी कक्षाओं में वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहेंगे तो आप भी अपने मित्रों के साथ में सौर मंडल का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ ही ग्रह जो है वो लट्टू की भांति अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका क्या कहते हैं? घूर्णन काल यहाँ पर कहते हैं। ग्रह जो है वो लट्टू की भांति अपने अक्ष पर गति करता है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वह उनकी परिक्रमा करता है। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाला अन्य खगोलीय पिंड को पहले वाले खगोलीय पिंड का क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। जैसे चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी क्या हो गई? ग्रह हो गई। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा उसका उपग्रह हो गया।
उपग्रह कौन है? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। लगभग 4000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में एक आर्यभट्ट है। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लेखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सीई में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी अचल है के प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान जो था वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड था, जो कि वर्तमान ज्ञात जो मान है उसके बहुत अधिक निकट था। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहण की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान ज्ञात दूरी के मान के बहुत अधिक करीब था। अब बुध ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य के चकाचौंध में यह छिपा रहने के कारण इसका जो प्रक्षेपण है वो बहुत ही कठिन है। सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्योदय के पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः ये वही दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। शुक्र जो है, ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के समय आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह देखा जा सकता है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में भी दिखाई देता है। इसे इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रभात का तारा, या जिसे हम कहते हैं भोर का तारा, भोर का तारा, या फिर हम उसे कहते हैं सांध्य तारा यानी सांझ का तारा। इसे हम ये चीज कह सकते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में से ढूंढने का हम प्रयास कर सकते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति भी कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो इसमें जो नोटिस वाली बात है वो ये है कि शुक्र जो है वो भोर का तारा और सांझ का तारा कहलाता है, प्लस उसमें कोई उपग्रह नहीं है, प्लस उसकी जो गति है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। मतलब हम ये कहें कि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय है वो किस दिशा में होता है? तो शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। किसी समाचार पत्र और इन सब में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सूर्योदय की बात की गई है। शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त कहाँ होगा? पूर्व में होता है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास करें। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का भी हम प्रेक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य ग्रह का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व हमें अभी ज्ञात है। हो सकता है अन्य ग्रह पर भी हो। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसे निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं यहाँ पर उत्तरदायी है। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रहे। हमने अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन का कोई संकट न हो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली और हरी परिवर्तित होती है, दिखती है हमें। प्रकाश के परावर्तन के कारण पृथ्वी हमें नीली हरी दिखाई देती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसको जो है अपने अक्ष पर झुकाव इसमें महसूस किया गया है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है इसका अपने अक्ष से झुकाव।
तो यानी इसका जो मुख्य अक्ष है वो अपने तल से झुका हुआ है और ये जो झुकाव है वही ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह है मंगल। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी लाल रंग का यह दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह भी हम कहते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ बात करेंगे लगे हाथ। मंगलयान क्या है? मंगलयान इसरो ने भारत का पहला मंगल ऑर्बिटल मिशन यान यहाँ पर भेजा था। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश ये बना था मंगलयान वाला। बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। कितनी? 1300 पृथ्वी इसके अंदर आ सकती है बृहस्पति के अंदर। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है? 318 गुना है। कितना है? 318 गुना है बृहस्पति का द्रव्यमान। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवृत्तीय तल कहते हैं, यानी ये जो बीच वाली लाइन होती है आपकी, ये वाली आपका तल, ये लाइन विषुवत लाइन होती है और ये जो तल है आपका वो क्या कहलाता है? विषुवतीय तल आपका कहलाता है। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो जो तल है पृथ्वी का कक्षीय तल कहलाता है। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के ऊपर झुके हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से खींचूं और ये पृथ्वी का अक्ष है, ये जो एंगल आपका बनता है, ये एंगल आपका कितना बनता है? 23.5 डिग्री, और ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 66.5 डिग्री का आपके हो गया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रक्षेपण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बृहस्पति से परे शनि है, यानी बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि आता है, जो रंग में कैसा है? पीला प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं, यानी इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई आपको नहीं देखेंगे, यानी सामान्य आंखों से आप इन्हें देख नहीं सकते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, यानी आप शनि ग्रह को अगर जल में डालेंगे तो वो परफेक्टली तैरेगा। यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह को अगर पानी में डाल दिया जाए तो शनि ग्रह पानी में तैरेगा, क्योंकि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है। यूरेनस और नेपच्यून की हम बात करें, ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह में काउंट होते हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र के भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं हम। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर ऐसा लगता है जैसे ये लुढ़क रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत ही अधिक झुका हुआ है। यहाँ पर हम इसकी स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से ये
झुका हुआ है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इसलिए इन ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। तो शुक्र और बुध का कोई चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है और मंगल के 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंतरिक ग्रह की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन है। बुध है, शुक्र, पृथ्वी और आपका मंगल। ये आपके कौन से ग्रह कहलाए? आंतरिक ग्रह कहलाए। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा के बाहर यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक दूर है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय है। बाह्य ग्रहों में अत्यधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। तो बाह्य ग्रह आपके कौन से हो गए? बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। फिर उसके बाद में शनि, शनि पर वलय पाई जाती है। यूरेनस, यूरेनस के बाद में नेपच्यून, नेपच्यून और प्लूटो को आजकल हटा दिया गया है। तो 8 ही है हमारे, 4 आंतरिक और 4 बाह्य उपग्रह। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह की हम बात करें तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में काफी बड़ा अंतराल आ जाता है, क्योंकि मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह है और बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह है। तो इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में किस तरीके से क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, किस तरीके से क्षुद्र ग्रह ने यहाँ चारों ओर एक घेरा बना रखा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। धूमकेतु की बात करें तो यह भी हमारे सौर परिवार का सदस्य है। ये अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये किसकी है? ये आपका है धूमकेतु। ठीक है। और यहाँ पर सूर्य के निकट इनकी स्थिति बताई है। तो इसका जो हेड है वो सूर्य की तरफ है, जबकि इसकी जो टेल है ये सूर्य से परे है। तो ये आपके कौन से ग्रह है? ये आपके धूमकेतु हैं। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते रहते हैं। हेले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई दे सकता है? यानी 1986 से 76 साल बाद आप देख सकते हैं हेले का धूमकेतु। अब हेले का धूमकेतु के बारे में क्या, हेले का क्या, धूमकेतुओं के बारे में क्या अंधविश्वास है? धूमकेतु जो है वो युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के संदेशवाहक है, पर ये सब कल्पित मान्यताएं यानी सिर्फ मिथ्स हैं, अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है और इनसे भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। उल्काएं और उल्कापिंड, रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारा सी दिखाई देती है। इसे शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का जो है वो सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं, चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं टूटता तारा। टूटता तारा क्या है? टूटता तारा उल्का है आपकी। ठीक है।
कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वह पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की खोज करने में सहायता करता है जिससे कि सौर परिवार बना है। उल्का वृष्टि की अगर बात करें तो जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से भी कहां पर कब कब ये उल्का वृष्टि हुई इसका पता लगा सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो बहुत से ऐसे कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक है, वो है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, जैसे इनसेट है, आईआरएस है, कल्पना 1, एजुसेट है। ये सब क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। एजुसेट आपके एजुकेशन में काम देता है। कृत्रिम उपग्रह बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में भी किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार, सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। मुझे कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्रित करना है। यहाँ कुछ भारतीय उपग्रहों के यहाँ पर पिक्स दिखाए गए हैं कि उपग्रह किस तरीके के होते हैं। चलिए हम इसके अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारों की जो दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा हमेशा स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ये घूर्णन अक्ष के ऊपर स्थित है उत्तरी ध्रुव में। तो दक्षिणी ध्रुव से हमें जो है ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। तारामंडल तारों की ऐसे समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह और धूमकेतु और उल्काएं हैं। शुद्ध ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार और सुदूर संवेदन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? शुद्ध ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, तारामंडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सीरियस जो है वो एक तारा है। ये जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण है हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख सकते हैं जो हमारी आंखों को वो प्रकाश को परावर्तित करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा था? प्लूटो, और प्लूटो से पहले नेपच्यून की यहाँ पर बात होगी। वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह आपका मंगल है। तारों के ऐसे समूह को जो कई पैटर्न बनाता है उसको क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। शूटिंग स्टार वास्तव में क्या है? शूटिंग स्टार वास्तव में उल्का पिंड है। और क्या नहीं है? तो शूटिंग स्टार वास्तव में तो उल्का पिंड तो है और धूमकेतु नहीं है। धूमकेतु नहीं है, यह उल्का पिंड है।
किसके बीच में? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ही पाए जाते हैं। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, ये बिल्कुल सही है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। नहीं, यूरेनस के बाद में नेपच्यून आता है, नेपच्यून, तो ये बात गलत है। इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, ये बात सही है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह नहीं है, 8 ग्रह हैं। ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, ये बात सही है। आंतरिक ग्रह जो हैं आपके, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह सबसे पहले आता है आपका पृथ्वी, और आंतरिक ग्रह आता है आपका मंगल। बाह्य ग्रह में आते हैं शनि। शनि के अलावा इसमें कोई और ग्रह दिया नहीं है। तारामंडल की बात करें तो सप्तऋषि है तारामंडल। ओरायन भी क्या है? तारामंडल है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, और ध्रुव तारा जो है वो किस में आएगा? तारामंडल में ही आएगा ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये आपका मैच हुआ। शुक्र जो है साध्य तारे यानी शाम के तारे के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर ये सूर्य पूरे सौर मंडल की यहाँ पर स्थिति आपको दिखाई गई है। कृत्रिम नभोमंडल क्या होते हैं? देखो, बिरला ऑडिटोरियम, बिरला प्लेनेटेरियम जयपुर में भी, राजस्थान में ये स्थित है। यहाँ पर आपको कृत्रिम रूप से सौर मंडल की सैर कराई जाती है। यहाँ आपको विभिन्न तारे, तारामंडल, ग्रह, इन सब के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, कि बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होती है? यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रीष्म संक्रांति यानी 21 जून जो है, उसके बाद सूर्योदय की दिशा धीरे धीरे दक्षिण की ओर हो जाती है। इस अवस्था को सूर्य की दक्षिणायन की स्थिति कहते हैं। ऐसे ही जब सर्दियां आती है, यानी 22 दिसंबर के आसपास, जब सूर्योदय क्या होता है, दिशा बदल कर किधर आ जाता है? उत्तर की ओर आने लगता है, तो इस समय की स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तरायण की स्थिति कहते हैं। भूमध्य रेखा पर विषुवों के केवल 2 दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर में ही सूर्य पूर्व में उगता है। अन्य सभी दिनों में सूर्योदय पूर्व के भी उत्तर या पूर्व के दक्षिण की ओर उगता है, यानी सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य पूर्व के एकदम मिडल में उगता है। आप ये कहेंगे पूर्व कोई एक छोटी सी जगह नहीं है, पूर्व एक विशाल दिशा होती है, जहां पर हम कह सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर एक ऐसी डेट है जहां पर एग्जैक्ट पूर्व में सूर्य उगता है। बाकी गर्मियों में क्या है? गर्मियों में ये दक्षिणायन में उगता है, और सर्दियों में उत्तरायण में उगता है, तो ये अपनी दिशा बदल देता है। तो उत्तर दिशा को परिभाषित करने वाला ध्रुव तारा दिशा निर्धारण हेतु अच्छा संकेतक है। अब सूर्य को अच्छा संकेतक नहीं मान सकते। यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ एक टेबल दी हुई है। ग्रह का नाम बुध है, इसकी त्रिज्या 0.40, और यहाँ पर सूर्य के निकटतम की दूरी 0.29। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर काटता है? 88 दिन में काटता है, और अपने अक्ष पर 59 दिन में ये चक्कर काटता है। शुक्र की बात करें तो 225 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, और अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर काटता है। पृथ्वी की बात करें तो 365.25 दिन में ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, और अपने अक्ष पर 24 घंटे में ये एक राउंड काटती है। मंगल की बात करें तो 687 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, और ये अक्ष पर इतना फास्ट घूमता है कि 24 घंटे में ये अपनी अक्ष पर पूरी गति कर लेता है। बृहस्पति 12 साल में एक बार सूर्य का चक्कर काट सकता है,
और 9 घंटे और 55 मिनट में ये अपने अक्ष पर चक्कर काट लेता है। 29.46 वर्ष में शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब अपने अक्ष पर चक्कर काटने की जो टाइमिंग है वो कम होती जा रही है, 10.66। यूरेनस 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि अपने अक्ष पर 17 घंटे में ही चक्कर काट लेता है। नेपच्यून की बात करें तो 165 साल में नेपच्यून पूरे उस पे चक्कर काटता है और 16.1 घंटे में यह अपनी अक्ष पर चक्कर काट लेता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है ग्रहों की, और इनकी अपने घूर्णन अक्ष पर जो घूर्णन दर है वो क्या है, तेज होती जा रही है और जल्दी जल्दी ये अपने अक्ष पर गति कर रहे हैं। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी और खगोलज्ञ जिनका नाम निकोलसन कोपरनिकस था, उन्होंने यह उल्लेख किया कि सूर्य परिवार केंद्र की स्थिति में है और ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह क्रांतिकारी धारणा थी। कोपरनिकस ने स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। सन 609 में गैलीलियो ने अपने दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का परीक्षण किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विचार और धारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती है। और क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती है? यदि पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हैं, तो क्या आप खुले मस्तिष्क से नई धारणाओं को अपना लेते हैं? कल्पना चावला जो है वो एक प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म हरियाणा में 17 मार्च 1962 में हुआ। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से अपने विज्ञान की स्नातक उपाधि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की। 1982 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री और कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की। वर्ष 1988 में नासा में कार्य आरंभ किया। 1996 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और दूसरी भारतीय व्यक्ति थी। दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को अंतरिक्षयान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाले 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से वह एक थी। वह विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे कल्पना चावला के बारे में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।